साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो आर्थिकी 2023-24 नाम से मैगजीन प्रकाशित की गई है, तो इसको यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं। और आज के वीडियो में इसके तहत जो आपका 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के बारे में बताया गया है, तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इनसे आपके आगामी परीक्षाओं में प्रश्न बन सकते हैं। तो ये रिपोर्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, 2021 से 26 की अवधि में 2021 से 26 की अवधि में मतलब 5 वर्ष में केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्त के बंटवारे के लिए सुझाव देने हेतु गठित 15वें वित्त आयोग ने 9 नवंबर 2020 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी और 1 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखा गया। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन रहे हैं? NK सिंह थे। आयोग जो है 2 रिपोर्ट अर्थात वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पहली रिपोर्ट और फिर 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक के लिए विस्तारित अवधि के लिए अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। अब जो 15वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें उनके बारे में बात करें तो 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट 4 खंडों में प्रकाशित की गई है, तैयार की गई है। खंड 1 और 2 में पहले की तरह पहले खंड में मुख्य रिपोर्ट और दूसरे में अनुलग्न शामिल है। वहीं खंड 3 केंद्र सरकार पर आधारित है। इसमें मध्यम अवधि की चुनौतियों और आगे की रूपरेखा के साथ प्रमुख विभागों की विस्तृत भूमिका का विश्लेषण है। वहीं खंड 4 जो है पूरी तरह से राज्यों पर आधारित है। इसमें प्रत्येक राज्य के वित्तीय व्यवस्था का बड़ी गहराई से विश्लेषण किया गया है और प्रत्येक राज्य की चुनौतियों के आधार पर अलग अलग सुझाव सामने रखे गए हैं। कुल मिलाकर रिपोर्ट में कुल 117 सिफारिशें हैं। खंड 3 ये केंद्रीय मंत्रालयों और खंड 4 राज्य सरकारों के लिए कई सुधारों के सुझाव दिए गए हैं इनमें। अब इसमें 2 तरह की हिस्सेदारी है, एक ऊर्ध्वाधर एक क्षैतिज हिस्सेदारी। तो पहले ऊर्ध्वाधर हिस्सेदारी की बात करें तो देखिए, कोविड-19 महामारी के दौरान विशेष रूप से संसाधनों की उपलब्धता लंबे समय तक बनाए रखने के लिए 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी को 41% रखने की सिफारिश की। कितनी? 41। वहीं पे ध्यातव्य है कि वर्ष 2020-21 के लिए भी 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी को 41% रखने की सिफारिश की थी। यह राशि वितरण पूल के 42% के समान स्तर पर है, जैसा कि 14वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित था। हालांकि इसमें जम्मू कश्मीर की स्थिति में बदलाव के बाद बने नए केंद्रशासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू कश्मीर के आने से 1% का आवश्यक समायोजन भी किया गया है। तो 1% उधर गया, अब इधर 41% बचा है, टोटल 42 ही है। राज्यों को 41% हिस्सेदारी के तहत 2021 से 26 की अवधि में 42.2 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे और 10.33 लाख करोड़ रुपए अनुदान राशि के रूप में मिलेंगे। इसका विस्तृत विवरण जो है बाद में 15वें वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इस तरह राज्यों की 2021 से 26 की अवधि के दौरान कुल हिस्सेदारी जो है कितनी है? 50.9% रहने का अनुमान है। अब क्षैतिज हिस्सेदारी, ऊर्ध्वाधर हिस्सेदारी की बात कर ली, अब क्षैतिज हिस्सेदारी की बात करते हैं। तो आवश्यकता बराबरी प्रदर्शन के सिद्धांत के आधार पर कुल हिस्सेदारी तय की गई है। क्षैतिज अंतरण के मानदंड और भारांक जो हैं वो यहाँ पर दिए गए। देखिए कुल कितने मानदंड हैं, इन मानदंडों को याद रखना आपको बहुत जरूरी है। कुल 6 मानदंड हैं इसमें। कौन कौन से? पहला आपका जनसंख्या है, दूसरा क्षेत्रफल है, तीसरा वन एवं पारिस्थितिकी है, चौथा आय का अंतर है, पांचवा कर और राजकोषीय प्रबंधन है और छठा है जनसांख्यिकी। ये 6 मानदंड हैं। अब इनके भारांश देखें तो इसमें सबसे अधिक भारांश किसका है? आय के अंतर का भारांश जो है वो सबसे अधिक है, तो 45% भारांश दिया गया है। वहीं इसके बाद देखें और ये ध्यान रखिए सबसे कम किसका है? कर और राजकोषीय प्रबंधन का भारांश जो है सबसे कम है 2.5%। वहीं अन्य का जनसंख्या का 15%, क्षेत्रफल का 15% और वहीं वन एवं पारिस्थितिकी का 10% है और जनसांख्यिकी का 12.5% है। तो कुल मिलाकर के आपका कितना हो गया? कुल 100% हो गया। 15वें वित्त आयोग ने इस बात पर सहमत व्यक्त की है कि वर्ष 2021 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या के आंकड़े बेहतर रूप से राज्यों की वर्तमान आवश्यकताओं को दर्शाते हैं। साथ ही उसके आधार पर निष्पक्ष मूल्यांकन का भी अवसर प्राप्त होता है। जिन राज्यों ने जनसांख्यिकी मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन किया है उन्हें 15वें वित्त आयोग ने 12.5% का हिस्सेदारी में भारांश दिया है। ये देखिए यहाँ पर दिया गया जनसांख्यिकी के लिए 12.5% का। वहीं पे अब राजस्व घाटा अनुदान की बात करते हैं। राजस्व घाटा अनुदान, तो देखिए राज्यों और संघ के राजस्व और व्यय के आकलन के समान मानदंडों के आधार पर आते हुए
15वें वित्त आयोग ने 17 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान 2,94,514 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की। 2,94,514। स्थानीय निकाय की बात करें तो स्थानीय निकायों को 2021 से 2026 की अवधि के दौरान 4,36,361 करोड़ रुपए का कुल अनुदान की सिफारिश की गई। 4,36,361 करोड़। इन अनुदानों में 8,000 करोड़ रुपए नए शहरों को काम के आधार पर दिए जाएंगे और साझा नगर पालिका सेवाओं के लिए 450 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, इन अनुदानों में 8,000 करोड़ रुपए नए शहरों को काम के आधार पर दिए जाएंगे और साझा नगर पालिका सेवाओं के लिए 450 करोड़ रुपए। जबकि ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए ये जो यहाँ पे 4,36,361 करोड़ है, इसमें से 2,36,805 करोड़ रुपए ग्रामीण स्थानीय निकाय को और शहरी स्थानीय निकायों के लिए 1,21,055 करोड़ रुपए और स्थानीय निकायों के माध्यम से स्वास्थ्य अनुदान के लिए 70,051 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। स्वास्थ्य की बात करें तो वर्ष 2022 तक राज्यों द्वारा उनके बजट का 8% से अधिक स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाने की सिफारिश की गई है। 8% से अधिक स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाने की सिफारिश है। डॉक्टरों की उपलब्धता में अलग अलग राज्यों में असमानता को देखते हुए अखिल भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा का गठन करना आवश्यक है, जैसा कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 की धारा 2A के तहत उल्लिखित है। स्वास्थ्य क्षेत्र को दी जाने वाली कुल सहायता जो है वो आपका कितना है, 1,06,606 करोड़ रुपए है, जो कि 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित कुल अनुदान सहायता का 10.3% है। मतलब स्वास्थ्य क्षेत्र को कितना अनुदान दिया गया है, कुल अनुदान का 10.3%। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए यह अनुदान बिना किसी शर्त के दी जाएगी। आगे बात करते हैं प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन और अनुदान के बारे में। प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन और अनुदान 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक 2025-26 तक कुल 4,800 करोड़ रुपए 4,800 करोड़ रुपए प्रत्येक वर्ष 1,200 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की है। इसका उद्देश्य मतलब 4 साल देना है, प्रत्येक साल 1,200 करोड़ रुपए, तो 4 साल में कितना हो गया, 48 हो गया। इसका उद्देश्य राज्यों को शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा आयोग ने 6,143 करोड़ रुपए उच्च शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं मतलब मातृभाषा में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, चिकित्सा और इंजीनियरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए ऑनलाइन शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की सिफारिश की। अभी हिंदी में चिकित्सा की पढ़ाई जो है किसने प्रारंभ की है, पूरा सिलेबस चिकित्सा का हिंदी में करके, तो मध्य प्रदेश ने। 15वें वित्त आयोग ने कृषि सुधारों को लागू करने के लिए सभी राज्यों के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन के रूप में 45,000 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य को देखें तो देखिए, रक्षा और आंतरिक सुरक्षा में तो केंद्र सरकार भारत के सार्वजनिक खाते में कभी खत्म न होने वाली निधि के अंतर्गत रक्षा और यहाँ से देखिए रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए आधुनिकीकरण कोष, ये शॉर्ट में MFDIS कहते हैं, MFDIS का गठन कर सकती है। रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए आधुनिकीकरण कोष 2021 से 26 अवधि में प्रस्तावित MFDIS रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए आधुनिकीकरण कोष का कुल 2,38,354 करोड़ रुपए का अनुमानित कोष हो सकता है। आपदा जोखिम प्रबंधन की बात करें तो आपका SDRMF अर्थात स्टेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड के लिए 15वें वित्त आयोग ने राज्यों को 2021 से 26 की अवधि में आपदा प्रबंधन के लिए कुल 1,60,153 करोड़ रुपए की कुल राशि देने की सिफारिश की है। इस कोष में केंद्र सरकार द्वारा 1,22,601 जो ये 1,60,153 करोड़ रुपए है, इसमें से केंद्र सरकार 1,22,601 करोड़ रुपया और वहीं राज्य जो है वो 37,552 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। कुछ अन्य अनुदानों के यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। पहले देखिए, जो है राजस्व घाटा अनुदान कितना है, 2,94,514 करोड़। स्थानीय निकाय अनुदान 4,36,361 करोड़। आपदा प्रबंधन अनुदान अभी नीचे हम लोग ने देखा 1,22,601 करोड़। क्षेत्र आधारित अनुदान 1,29,987 करोड़। स्वास्थ्य क्षेत्र 31,755 करोड़।
स्कूली शिक्षा 4800 करोड़ है ये यहाँ पे है ना। उच्च शिक्षा के लिए 6153 करोड़, यहाँ देखिए 4800 करोड़ है और यहाँ पे आपका 6153 करोड़। इसके अतिरिक्त कृषि आधारित सुधारों पर अमल करने के लिए 45,000 करोड़ रुपये। PMGSY के सड़कों का जो आपका प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है उसके तहत 27,539 करोड़ रुपए, और न्यायिक के लिए 10,425, लेखा के लिए आपका 1,175, आकांक्षी जिले और ब्लॉक के लिए 3,150 और राज्य आधारित 49,599 करोड़ ये अनुदान देना है। अब थोड़ा सा 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियां जो उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत राज्यों को अंतरित हिस्से में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के लिए निर्धारित किया गया, जबकि इस संदर्भ में बिहार जो है वो दूसरे स्थान पर है। केंद्र द्वारा हस्तांतरित करों विभाज्य पूल में से अधिकतम हिस्सेदारी वाले शीर्ष 3 राज्यों का जो हिस्सा है प्रतिशत में, देखिए सबसे नंबर 1 तो उत्तर प्रदेश है, दूसरे में बिहार, तीसरे में मध्य प्रदेश। यदि परसेंटेज में हिस्सेदारी देखें तो 14वां वित्त आयोग था उसमें आपका उत्तर प्रदेश का 17.959 था, वहीं 15वें वित्त आयोग में 2021 से 26 के लिए ये 17.939 है। 939 मतलब 14वें वाले से कम है। बिहार का 14वें वित्त आयोग में 9.665 था और वहीं 15वें वित्त आयोग में ये 10.058 हो गया प्रतिशत, और मध्य प्रदेश का 14वें वित्त आयोग में 7.548 था, 15वें में ये 7.850 हो गया, मतलब बढ़ गया है। वर्ष 2020-21 एवं 2021 से 26 हेतु 15वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय करों में न्यूनतम हिस्सेदारी वाले राज्य, अधिकतम हिस्सेदारी वाले राज्य तो हमने देखा, पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे आपका बिहार, तीसरे पे मध्य प्रदेश। न्यूनतम हिस्सेदारी वाले राज्यों में गोवा है, फिर आपका सिक्किम आता है। केंद्र द्वारा हस्तांतरित करों जो विभाज्य पूल है, केंद्र द्वारा हस्तांतरित करों में से न्यूनतम हिस्सेदारी वाले 3 राज्य कौन से हैं? तो पहले पे गोवा, दूसरे पे सिक्किम, तीसरे पे मिजोरम है। गोवा को कुल जो हिस्सेदारी उसका 0.386% मिलता है। आगे चलते हैं। 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु उत्तर प्रदेश को ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 9,752 करोड़ रुपये आवंटित किया गया, जो देश भर के ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु कुल अनुमानित राशि 60,750 करोड़ रुपये का 16.05% है। वहीं वर्ष 2021 से 26 हेतु 15वें वित्त आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश को प्रदत्त प्रमुख सहायता अनुदानों का विवरण निम्न प्रकार से है। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश को अनुदान करोड़ रुपए में बताया गया, यहाँ सभी राज्यों का समग्र अनुदान कितना है और उस समग्र अनुदान में से उत्तर प्रदेश का हिस्सा कितना है। तो राजस्व घाटा में जो टोटल पूरे राज्यों को दिया गया वो ये 2,94,514 करोड़ रुपए है, परंतु उत्तर प्रदेश का इसमें हिस्सेदारी बिल्कुल जीरो है, तो जीरो हो गया। स्थानीय निकायों को अनुदान जो दिया गया है वो 67,160 करोड़ नहीं 4 लाख, टोटल जो है 4,27,911 करोड़ रुपए। इसमें जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है वो 15.69%। स्वास्थ्य अनुदान का कुल अनुदान में से हिस्सा जितना है वो कितना है 13.87, और वहीं ग्रामीण स्थानीय निकाय में 16.5%, शहरी स्थानीय निकाय का 16.5%, आपदा प्रबंधन के लिए 8.72%, प्रमुख क्षेत्र विशिष्ट अनुदान में 12.93%, स्वास्थ्य में 19.37%, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 5.32%, सांख्यिकी के लिए 9.7%, जुडिशरी के लिए 17.51%, उच्च शिक्षा के लिए 14.54% और कृषि के लिए 11.85%, और राज्य विशिष्ट अनुदान जो है वो 7.05% रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 15वें वित्त आयोग के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी उनको यहाँ पर देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।